नमस्कार एंड जय हिंद फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल स्प्रेडिंग ज्ञान। दोस्तों, आई होप आप लोगों ने आज का जो मॉर्निंग का पेपर था हाई कोर्ट एलडीसी का पेपर देख लिया होगा। ज़्यादा डिफ़िकल्ट पेपर था नहीं, पेपर का लेवल जो था एवरेज पेपर था दोस्तों। और जिसने सही से पढ़ा होगा आई थिंक उसके क्वेश्चंस जो थे वो ऑलमोस्ट क्वेश्चन जीके पार्ट के लिए अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे। अब दोस्तों वापस तैयारी पे लग जाइए, जिनका 19 तारीख को पेपर हैं। एक मिनट भी हम देर नहीं करेंगे। दोस्तों, हमने सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ लिया है, सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायिक पुनरावलोकन है वो भी हमने पढ़ लिया है, जनहित याचिका के बारे में भी हम देख चुके हैं। आज हम देखेंगे दोस्तों केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण या केट, ठीक है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, इसके बारे में आज हम देखेंगे। दोस्तों चलते हैं, सीधा चले। इससे पहले हम देखते हैं कि है क्या दोस्तों। बेसिकली क्या हुआ था, जब आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, 42वां जब संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों, कब हुआ था ये आपका 1976 के अंदर, 1976 के अंदर जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था तो दोस्तों उसके अंदर क्या है, दो आर्टिकल थे। दो आर्टिकल कौन कौन से थे, तो उसके अंदर आर्टिकल दो कौन कौन से थे उनके बारे में हम देखते हैं। तो उन आर्टिकल में बात की गई थी इनके बारे में। तो आर्टिकल थे दोस्तों, एक तो था आपका 323A। इसमें क्या कहा गया था, इसमें कहा गया था कि केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के बारे में, स्थापना के बारे में बात की गई थी। और एक आपका आर्टिकल था 323B, तो उसके अंदर अन्य विषयों के लिए अधिकरण बनाने के बारे में बात की गई थी। तो अब हम दोस्तों टोटली इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों इसी बेस पे आपका जो 42वां संविधान संशोधन था उसी के आधार पर 1985 1 नवंबर 1985 को आपके यहाँ पे जो है कैट की स्थापना की गई, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण या सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई दोस्तों। ठीक है, ये यहाँ पढ़ लिया हमने। अब ये है कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ऐसा क्यों लगा कि आपके यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट था, राज्यों के अंदर हाई कोर्ट था, जिलों पर जिला न्यायालय थे, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी थे, तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। इसकी ज़रूरत दोस्तों इससे क्या था कि पहले ही न्यायपालिका पर वो काम का बोझ पहले से ही बढ़ा हुआ था। आपको अगर एक तरह देखा जाए तो आज की डेट में ऑलमोस्ट 6 करोड़ जो है आपके केस जो है 5 पॉइंट समथिंग करोड़ जो केस है वो पेंडिंग है। ठीक है, तो एक तो न्यायपालिका पर जो है दबाव बढ़ रहा था। दूसरा क्या था दोस्तों, न्यायपालिका जो है वो सामाजिक न्याय वगैरह दे, हालांकि वो सब मामलों में न्याय प्रदान करवाती है, परंतु दोस्तों एक प्रशासनिक जो एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड है उसमें अगर आपको न्याय करवाना है तो आपको थोड़ा बहुत ऐसे लोग होने चाहिए जिनको एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानकारी हो। तो इसीलिए दोस्तों एक इस तरह के ट्रिब्यूनल की स्थापना की जाए जिसके अंदर जो आपके लॉ से रिलेटेड लोग तो हो ही हो, साथ में एडमिनिस्ट्रेटिव लोग भी उसमें हो। इसीलिए दोस्तों इसकी स्थापना का थॉट या लोगों के दिमाग में आया। ठीक है दोस्तों, और क्या कर सकते हैं हम, और दोस्तों जो एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हैं उनको त्वरित या उनको एक तरह से स्पीडी ट्रायल के लिए एक तरह से फास्ट ट्रैक कोर्ट की ज़रूरत थी, तो इसके लिए इसकी स्थापना हुई। ठीक है, चलिए तो दोस्तों अब बात करते हैं कि इसकी संरचना क्या होती है। ठीक है, तो इसकी संरचना क्या है दोस्तों, आप पहले तो सबसे मेन चीज़ ये है कि इसकी स्थापना कौन कर सकता है। संरचना पे चले इससे पहले इसकी स्थापना जो है दोस्तों, इसकी जो भी बेंच है उसकी स्थापना आपका संसद कर सकती है, संसद जो है वो कर सकती है। हालांकि आर्टिकल 323B में जो अन्य विषयों पर है उसमें संसद के साथ साथ आपका विधानमंडल भी क्या है, अभिकरण की स्थापना कर सकता है, परंतु जो केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण है उसकी बेंच उसका संसद ही स्थापना कर सकती है। अब बात करते हैं इसकी संरचना में दोस्तों एक अध्यक्ष होना चाहिए, ठीक है, एक उपाध्यक्ष और न्यायिक तथा प्रशासनिक सदस्य, जितना सरकार को अच्छा लगे या जितना सरकार को उचित लगे दोस्तों उतने न्यायिक और प्रशासनिक सदस्य होने चाहिए। एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, न्यायिक तथा प्रशासनिक सदस्य, जितना सरकार को फिट लगे या जितना सरकार को अच्छा लगे। वर्तमान में दोस्तों आपके यहाँ पे टोटल 69 सदस्य हैं, जिसमें 34 या 34
न्यायिक हैं और 35 जो है आपके प्रशासनिक सदस्य हैं दोस्तों। कितने? टोटल 69 सदस्य है वर्तमान में, जिसमें 34 न्यायिक सदस्य हैं और 35 दोस्तों आपके प्रशासनिक सदस्य हैं दोस्तों। ठीक है, ओके। कार्यकाल की अगर बात कर ले तो कार्यकाल, अध्यक्ष का कार्यकाल होता है 5 साल का। कितना? 5 ईयर्स। ठीक है, और 65 वर्ष की आयु, 5 ईयर्स या 65 वर्ष की आयु तक। ठीक है, और उपाध्यक्ष की बात कर ले तो सेम होता है 5 वर्ष, परंतु 65 की जगह उपाध्यक्ष में 62 ईयर्स होते हैं, याद रखिएगा। आगे देखते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है। इनकी नियुक्ति दोस्तों कौन करता है? इनकी नियुक्ति जो है आपके राष्ट्रपति साहब करते हैं। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगर आपके क्वेश्चन में सीधा सीधा पूछ लिया जाए नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति ऑप्शन हो तो सीधा सा राष्ट्रपति। परंतु जो छात्र यूपीएससी और आरपीएससी लेवल की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, उनसे सीधा राष्ट्रपति तो पूछेगा नहीं। अगर उनसे घुमा के पूछता है तो सीजीआई की सलाह पर, तो ऑप्शन चारों देख लेना। राष्ट्रपति करता है, सीजीआई की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। ठीक है, तो आपका सीधा सीधा आंसर होना चाहिए सीजीआई की सलाह पर राष्ट्रपति करता है दोस्तों। ठीक है, अध्यक्ष की नियुक्ति। वर्तमान अध्यक्ष कौन है आपके? यहाँ पे इंपॉर्टेंट बनता है, वर्तमान अध्यक्ष कौन है आपके? तो आपके वर्तमान जो है न्यायमूर्ति रंजीत वसंत मोरे। कौन है दोस्तों? न्यायमूर्ति रंजीत वसंत मोरे आपके वर्तमान में कैट के अध्यक्ष हैं। वर्तमान में कैट के अध्यक्ष कौन हैं? न्यायमूर्ति रंजीत वसंत मोरे। ये आपके एक्स मेघालय उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस थे। मेघालय का जो उच्च न्यायालय है उसके आपके मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं न्यायमूर्ति रंजीत वसंत मोरे दोस्तों। अगर बात करें जो अध्यक्ष और उनकी योग्यता की बात करें तो दोस्तों अध्यक्ष या तो किसी क्या सर्वोच्च न्यायालय आप गए क्या भाई, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हो या किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए, या ऐसी योग्यताएं रखने वाला हो, या ऐसी योग्यताएं जो वो रखने वाला हो दोस्तों। और दोस्तों अगर जो प्रशासनिक सदस्य जो हैं आपके, प्रशासनिक सदस्य जिनकी बात करें अभी वर्तमान में 35 हैं, तो प्रशासनिक सदस्य के लिए ये आपकी योग्यता जो है प्रशासनिक सदस्य में क्या योग्यता होनी चाहिए? उसने कम से कम 2 साल जो है दोस्तों किसी राज्य सरकार या केंद्र सरकार के सचिव के रूप में काम किया हो, कम से कम दोस्तों। ठीक है, चलिए इसका क्षेत्राधिकार क्या होता है? इसका क्षेत्राधिकार दोस्तों, वैसे कैट के कार्य क्या होते हैं? तो कैट क्या होता है, जो आपके सिविल सर्वेंट्स होते हैं, जो सिविल सेवक होते हैं ना, जो आपके आईपीएस आईएएस जो आरपीएससी वाले, उनकी नियुक्ति, उनकी पदोन्नति और उनके स्थानांतरण से संबंधित जो भी मामले होते हैं या उनके जो भी विवाद होते हैं, तो उनका निपटारा कैट करता है। तो इसके क्षेत्राधिकार में कौन आएगा? सबसे पहले जो आपकी आईएएस आईपीएस वाली जो सर्विसेज है, आईएएस आईपीएस आईएफएस फॉरेन सर्विसेज, ठीक है, तो ये इसके अंडर में आएगी। ठीक है, आगे संघ की किसी सिविल सेवा या संघ के अधीन सिविल सेवा पर नियुक्त व्यक्ति, ठीक है, जो आपकी सेंट्रल की जो सिविल सर्विसेज हैं उनके अधीन कोई पद हैं, उस पर नियुक्त कोई व्यक्ति है, तो किसी रक्षा सेवा डिफेंस के अंदर पदों पर नियुक्त नागरिक, ये फैक्ट याद रखिए दोस्तों। अगर डिफेंस के अंदर कोई सिविलियंस है, डिफेंस के अंदर कोई डिफेंस वाला है, जो मिलिट्री का पर्सनल है, आर्मी एयरफोर्स नेवी के अंदर जो परमानेंट मिलिट्री पर्सनल है दोस्तों, या सैनिक जिसको बोल सकते हैं हम सैनिक, अगर सैनिक है तो उस पे इसका जो लॉ है, कैट का लॉ सैनिक पे लागू नहीं होता है, क्योंकि सैनिक के लिए दोस्तों आपका मिलिट्री ट्रिब्यूनल्स अलग से होता है। मिलिट्री ट्रिब्यूनल्स जो है वो अलग से होता है दोस्तों, ठीक है। परंतु अगर मिलिट्री के अंदर, सेना के अंदर कोई नागरिक है तो उस पे दोस्तों आपका कैट का लॉ है वो लागू होगा दोस्तों। और सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रम जो पीएसयू जो होते हैं ना आपके, ठीक है, पब्लिक सेक्टर जो यूनिट्स होती हैं दोस्तों, उनके या उनके संगठन के कर्मचारियों को सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया हो। ओके, टिप्पणी यहाँ पे मैंने लिख दिया है नोट में कि रक्षा बलों के सदस्य,
अधिकारी, सुप्रीम कोर्ट के कर्मचारी, संसद के सचिव या कर्मचारी कैट के अंतर्गत नहीं आते। तो आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन है जो कैट के अंदर नहीं आएगा, तो आपको सीधा दे देगा कि संसद के सचिव। तो आप सोचेंगे प्रशासनिक अधिकारी तो आते हैं, नहीं। संसदीय सचिव जो है दोस्तों वो कैट के अंडर में नहीं आएंगे। सुप्रीम कोर्ट के जो कर्मचारी है वो कैट के अंडर में नहीं आएंगे। आगे बात करते हैं। अच्छा, अगर आपको पनिशमेंट या आपको कुछ दे दिया है, मतलब आपका जो ट्रिब्यूनल है कैट ने कुछ निर्णय सुना दिया है, तो उसके अगेंस्ट में आप कहाँ अपील कर सकते हैं। पहले क्या था, पहले दोस्तों 1997 से पहले सिर्फ आप सुप्रीम कोर्ट में कैट के अगेंस्ट में अपील कर सकते थे, परंतु वर्तमान में क्या हुआ है, 1997 में चंद्र कुमार केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि इसके अगेंस्ट में जो है आप उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। जिस क्षेत्राधिकार में या जिस क्षेत्र के कैट ने जो निर्णय सुनाया है, कैट की जो बेंच है उसने जो निर्णय सुनाया है, उस जगह का जो उच्च न्यायालय है आपका हाई कोर्ट जो है दोस्तों, उसमें आप उसके खिलाफ अपील कर सकते हैं। वर्तमान में कैट की कितनी बेंच है, तो वर्तमान में दोस्तों कैट की 19 बेंच है। कितनी दोस्तों, 19 बेंच हैं। ठीक है, 19 बेंच हैं। और जब स्थापना हुई थी तो स्थापना के समय 4 बेंच थी। स्थापना के समय कितनी बेंच थी, 4 बेंच थी दोस्तों। कहाँ कहाँ पे, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और इलाहाबाद। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और इलाहाबाद दोस्तों। चेन्नई मत याद कर लेना, इलाहाबाद है। राजस्थान के संदर्भ में अगर हम बात करें तो राजस्थान में 2 है दोस्तों। राजस्थान में कितनी है, सिंपल है आपकी, जयपुर एंड जोधपुर। ठीक है दोस्तों, तो राजस्थान में 2 है, कहाँ पे, जयपुर और जोधपुर बेंच। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रधान पीठ कहाँ पे है, दिल्ली के अंदर है। और अगर आपसे कोई पूछ ले कैट क्या है, तो कैट दोस्तों याद रखिए, आगे मैं बता दूंगा, हाँ यहाँ लिख देता हूँ मैं ना, कैट क्या है। अगर कैट कोई पूछ ले तो कैट दोस्तों संवैधानिक भी है, ठीक है, और विधिक भी है। कैसे, संवैधानिक 42nd अमेंडमेंट जो था उसमें संविधान के अंदर 323A और 323B संवैधानिक हो गया। विधिक मतलब जिसके लिए कोई एक्ट लाया गया हो, तो 1985 में एक्ट आ गया था, है ना। तो कैट आपकी संवैधानिक और विधिक संस्था है दोस्तों। ये तो था कैट का जो आर्टिकल केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के बारे में हमने पढ़ लिया। अब दोस्तों जस्ट एक एड ऑन स्लाइड मैं छोड़ना नहीं चाहता था, 323B कि अगर संसद तथा 323B क्या कहता है कि अगर संसद तथा राज्य विधानमंडल जो है उनको लगता है तो जो फॉलोइंग जो मैटर हैं दोस्तों, इन पे ये लोग क्या कर सकते हैं, अभिकरण की स्थापना कर सकते हैं, ट्रिब्यूनल बना सकते हैं दोस्तों। कौन कौन सा है, कराधान, विदेशी मुद्रा आयात निर्यात, औद्योगिक एवं श्रम विवाद, भूमि सुधार, खाद्य सामग्री, किराएदार अधिकार, केंद्र तथा राज्य विधानमंडल के निर्वाचन संबंधी या पर्यावरण संबंधी विवाद पर दोस्तों ये क्या कर सकते हैं, आर्टिकल 323B के तहत ट्रिब्यूनल बना सकते हैं। तो ये था दोस्तों आपका कंप्लीट कैट। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक और शेयर करें। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।